समंदर के बॉटम पर पूरे 2 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन और बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ नहीं पाई? नाजरीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ मजीद तब बढ़ जाता है जब हम समंदर के गहराइयों के अंदर जाते हैं और ये समंदर उतना ही भयानक और खतरनाक होता जाता है। समंदर का 80% हिस्सा वो है जहां तक कोई भी इंसान नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई कश्तियां, बहरी जहाज और पैसेंजर से भरे हुए एरोप्लेन्स समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस बचकर कोई भी नहीं आ सका। लेकिन आज की कहानी उस शख्स के गिर्द घूमेगी जो इस दुनिया का ऐसा खुशनसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन ओब्जेग्बा ओकेन नामी ये शख्स एक टक बोट पर बावर्ची की जॉब करता था। 26 मई 2013 को टक बोट 12 क्रू मेंबर के साथ गल्फ ऑफ गिनिया में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है, जिसमें ये शख्स भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनिया में बताई गई लोकेशन पर एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि उनका काम ही शिप को सही जगह ले जाना या उसको कम पानी से निकालने का होता है। पर आज का दिन उनके लिए किसी भी तरह का नॉर्मल दिन नहीं था। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सियों की मदद से टो करना शुरू किया। अभी वो मजीद आगे बढ़ते कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी और खौफनाक लहर उठी और टग बोट पर आ गिरी, जिसकी वजह से टग बोट पर जोर से प्रेशर पड़ा और वो फ्लिप होके उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जिस रस्सी से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और टग बोट शिप से अलग होकर समंदर की गहराइयों में डूबने लगी। जैसा कि ऐसी कंडीशंस में होता है, क्रू मेंबर्स के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। ज्यादातर मेंबर अपने कैबिन में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके कैबिन लॉक थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं। उसकी वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कैबिन को पहले से ही लॉक कर रखा था। कैबिन को लॉक करना शायद पायरेट के अटैक को तो रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने उसकी कोई हैसियत ही नहीं। पानी बहुत तेजी से कैबिन के अंदर आना शुरू हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी उस वक्त वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में मौजूद था और बुरी तरह वॉशरूम की छत से जा लगा था। अभी उसको कुछ और समझ आता कि वॉशरूम के रोशनदान से तेजी से पानी अंदर आने लगा। जैसे कैसे करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर दूसरे वॉशरूम की जानिब ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। उस वक्त बोट पर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि उसका जिस्म पानी के अंदर है और उसका चेहरा किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में बोट समंदर के बॉटम से जा लगी और एक झटके के साथ ही खामोशी सी छा गई। टग बोट ओशन की सरफेस से 100 फुट नीचे जा चुकी थी। ये इतनी ही गहराई है जितनी 8 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई तजर्बा नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहने ठंडे पानी और घुप अंधेरे में अकेला रह गया था। उसको पता था कि उसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को महसूस करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरत अंगेज तौर पर एक और जगह तलाश की, जहां पर ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था और उसने यहीं पर ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को और ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई भी सिर्फ उतनी कि जितना एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1 या 2 मीटर बड़ा था। इतनी कम जगह पर आखिर कितना ऑक्सीजन होगा कि हैरिसन को जिंदा रख पाए। जाहिर है यहाँ भी उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। अभी वो इस खौफ में ही था
کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ شارک کی آوازیں تھیں جو کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ ہیریسن نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کو پکا یقین تھا کہ شارک اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہیریسن جو کہ موت کے منہ کے اندر موجود تھا، اس نے اپنا دماغ چلانا شروع کیا۔ ہاتھ پاؤں مارے تو اس کو کچھ کوک کے کین ملے۔ اس کو پی کر اس نے اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس کو تیرتا ہوا میٹرس ملا، جس سے وہ اپنی چیسٹ کو پانی سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک اور اگر وہ ٹھنڈے پانی میں رہتا تو ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے، جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا۔ وہ چیز تھی آکسیجن، اور اس ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا لیول بہت تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ جتنے چھوٹے ایئر پاکٹ میں وہ موجود تھا، اس میں صرف اتنا آکسیجن تھا جو کسی انسان کو صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رکھ سکتا تھا۔ ہیریسن 30 فیٹ نیچے ایک ٹک بوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک ایئر پاکٹ میں موجود تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ آخر کار اس کو ایک دستک سنائی دی اور کچھ بجنے کی آواز آئی۔ آئل شپ نے ڈائیور کی ایک ٹیم بھیجی تھی جو ٹک بوٹ کے ملبے میں لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے۔ ان کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ ایک شخص 2 دنوں کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ اتنے میں ہیریسن کو انجینئر کے روم میں روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے ایک ریسکیو ڈائیور کو پانی سے باہر آتے دیکھا۔ ڈائیور کا کہنا ہے کہ ہیریسن اس وقت موت سے کچھ منٹ دور تھا۔ اس کی باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ ڈائیور نے فوراً سے ہیریسن کو آکسیجن ماسک لگا کر اس کے آکسیجن لیول کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً پانی سے باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ سڈن پریشر چینجز کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ہیریسن کو ڈائیونگ بیلٹ منگوا کر اس میں آہستہ آہستہ باہر نکالا گیا۔ باہر نکالنے کے بعد بھی 2 دنوں تک ہیریسن کو اسی بیلٹ میں رہنا پڑا، جس کا پریشر آہستہ آہستہ نارمل کیا جا رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہیریسن بالکل نارمل ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہیریسن نے کہا کہ وہ اس جگہ پر کبھی واپس نہیں جائے گا۔ ہیریسن بغیر کسی ڈائیونگ ایکوپمنٹ کے سمندر کے باٹم میں اتنی دیر تک رہنے والا اور زندہ واپس آنے والا دنیا کا پہلا اور شاید آخری شخص ہے۔